Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. This is my business statistics series. मेरा नाम है बच्चों कविता गुप्ता और ये मेरी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की सीरीज चल रही है। बेटा मैं अपने इस चैनल पे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ। तो अब मैं 3 चैप्टर आपको इसके पढ़ा चुकी हूँ बिजनेस स्टैट्स के। दिस इज माय 4th चैप्टर कोरिलेशन। इसका आज ये लेक्चर नंबर 1, 4th चैप्टर लेक्चर नंबर 1। आज मैं आपको बताऊंगी कि कोरिलेशन का मीनिंग क्या होता है, इसके कितने टाइप्स हैं और इसमें जो एक मेथड है दैट इज स्कैटर डायग्राम मेथड, और एक टर्म इंट्रोड्यूस करूंगी कोवेरियंस। ठीक है, 4-5 लेक्चर में खत्म होगा बेटा चैप्टर। तो आज लेक्चर नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। तो चलिए आ जाइए, करते हैं काम। तो देखिए कोरिलेशन बच्चों, कोरिलेशन का मतलब जैसे इंग्लिश में मीनिंग होता है ना इसका, को मीन्स बिटवीन टू। ठीक है ना, को का मतलब यही होता है ना, बिटवीन टू, राइट। ऐसे रिलेशन, तो रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड कोरिलेशन। ठीक है, मान लीजिए आपको दे रखा है प्राइस का एक कॉलम दे दें और एक सप्लाई का दे दें। ठीक है, तो आपको पता है प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ जाती है। ठीक है, या डिमांड दे दें और एक प्राइस का कॉलम दे दें, तो आपको पता है प्राइस बढ़ता है डिमांड कम होती है। ठीक है, तो दो वेरिएबल्स आपस में किस तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेटेड है उसको मेजर करना है आपको थ्रू, उसको बोलते हैं हम कोरिलेशन एनालिसिस। ठीक है, जैसे मान लो हम एडवर्टीजमेंट करें किसी चीज़ की तो हमारी सेल्स बढ़ जाती है, तो कोरिलेशन बिटवीन सेल्स एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोरिलेशन। तो इसमें आपके पास अब चैप्टर में बेटा क्या होगा, देखो अभी तक इससे पहले जितने भी चैप्टर किए उसमें एक ही सीरीज गिवन होती थी आपको, एक्स। आपको इंडिविजुअल सीरीज एक ही गिवन थी, एक्स। अब आपको दो दो सीरीज दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी इस चैप्टर में, एक एक्स और एक वाई। और आपका काम होगा ये बताना कि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, दोनों एक साथ कम हो रहे हैं, या एक के बढ़ने से दूसरा कम होता है, किस टाइप का इनके बीच में रिलेशन है उसको आपको स्टडी करना है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो कोरिलेशन का मीनिंग अब सबको समझ आ गया। अब कोरिलेशन कितने तरीके की होती है, देखो टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। इसमें पहला है पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। देखो बेटा पॉजिटिव कोरिलेशन का मीनिंग याद रख लो। पॉजिटिव का मतलब होता है सेम डायरेक्शन। इसका क्या मतलब है, मान लो आपको एक्स और वाई दो सीरीज गिवन है, अगर एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है। या एक्स कम हो रहा है तो वाई भी कम हो रहा है। ठीक है, ये नहीं है कि एक बढ़ रहा है तो एक कम हो रहा है, या तो दोनों बढ़ रहे हैं या दोनों कम हो रहे हैं, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, आप देखो याद करने का तरीका, अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं तब भी प्लस आता है, दोनों माइनस माइनस होते हैं तो भी माइनस माइनस प्लस होता है। तो पॉजिटिव का मतलब या तो दोनों नीचे गिर रहे हैं या दोनों बढ़ रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम पॉजिटिव कोरिलेशन। देखो डेफिनेशन, इफ द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स वेरी इन द सेम डायरेक्शन दैट इज एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल, और ऐसे ही स्टेटमेंट को डिक्रीज के साथ ऐड कर लो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप या पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे x की वैल्यू 100, 140, 160, 170, आप देख सकते हो कि x बढ़ता जा रहा है, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली y देखो 560, 580, 590, 620, तो y भी बढ़ गया। तो अगर x बढ़े और y भी बढ़ जाए तो पॉजिटिव कोरिलेशन। दूसरा एग्जाम्पल देखो, x कम हो रहा है 700, 600, 500, 400, 300। ठीक है, ऐसे y भी कम होता जा रहा है 500, 450, तो x और y दोनों कम हो गए तो भी ये पॉजिटिव कोरिलेशन रहेगी। मतलब दोनों का सेम नेचर है, एक कम होता तो दूसरा भी कम हो गया, एक बढ़ गया तो दूसरा भी बढ़ गया, उसको बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। इसका उल्टा कर दो, उसको बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। मतलब नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होगा कि अगर आपका x इंक्रीज हो रहा है तो y डिक्रीज होगा। ठीक है, और अगर आपका x डिक्रीज हो रहा है तो y आपका इंक्रीज होगा। तो इस तरीके के रिलेशनशिप को आप बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, देखो जरा इसमें हम बोलेंगे कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, द वैल्यू ऑफ द टू वेरिएबल्स वेरी इन द अपोजिट डायरेक्शन, देन रिलेशन हो गया नेगेटिव या इनडायरेक्ट। अगर आप साइंस स्टूडेंट है तो आपने पढ़ा होगा डायरेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो नेगेटिव और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो पॉजिटिव। ठीक है, देखो एग्जाम्पल 100, 140, 160, 170, एक्स बढ़ रहा है पर वाई डिक्रीज हो रहा है 560, 500, 450। अच्छा बच्चों, ऐसा नहीं है कि सारी ऑब्जर्वेशन या तो बढ़ रही हैं या सारी कम हो रही हैं। अगर मान लो ऑन एन एवरेज, वर्ड ऑन एन एवरेज का है, ऑन एन एवरेज मतलब ज़्यादातर,
रिलेशन देखने में मिलेगा कि अगर एक्स बढ़ रहा है तो वाई कम हो रहा है। ठीक है, बाई चांस एक आधी ऑब्जर्वेशन बढ़ भी गई बीच में, थोड़ा ट्रेंड चेंज भी हो गया, तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम मेजर इफेक्ट देखते हैं कि ऑन एन एवरेज अगर एक्स बढ़ रहा है वाई कम हो रहा है तो आपके पास नेगेटिव कोरिलेशन और वाइस वर्सा। ठीक है बेटा, तो ये थी पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। क्लियर। सेकेंड टाइप आता है सिंपल, पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन। देखो मैंने आपको कहा कोरिलेशन का मतलब रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि टू ही होने चाहिए, मिनिमम टू होने चाहिए। ठीक है, टू से ज़्यादा वेरिएबल्स को भी आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, इनफैक्ट नेचर के अंदर जब भी कोई काम करते हैं तो दो से ज़्यादा ही वेरिएबल होते हैं। जैसे आप मान लो सेल्स देख रहे हो किसी भी चीज़ की, सेल्स ऑफ सपोज कर लो टी है। ठीक है, तो सेल्स ऑफ टी किस किस पे डिपेंड करेगी? एडवर्टीजमेंट पे भी डिपेंड करेगी। ठीक है, क्वालिटी जो है टी की उस पर भी डिपेंड करेगी, प्राइस पे भी डिपेंड करेगी। ठीक है ना, इस तरीके से तीन चार फैक्टर्स पे सेल्स ऑफ टी डिपेंड करेगी, ऐसा नहीं है कि किसी एक पे ही होती है। तो मान लीजिए तीन चार फैक्टर्स हैं, आपने कोई दो फैक्टर कंसीडर कर लिए, जैसे सेल्स ऑफ टी और एडवर्टीजमेंट, इन दो फैक्टर को कंसीडर किया, तो एटलीस्ट टू जरूर होने चाहिए, कम से कम दो। तो जो भी दो फैक्टर को ही स्टडी करेंगे तो बन जाएगी सिंपल कोरिलेशन। ठीक है, अगर आप दो ही वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं तो सिंपल कोरिलेशन। अगर दो से ज़्यादा स्टडी करते हैं, मान लो सेल्स ऑफ टी का इफेक्ट आप एडवर्टीजमेंट, क्वालिटी, प्राइस और भी बहुत सारे हो, मान लीजिए आपके पास कंपनी का भी बहुत फर्क पड़ता है, कौन सी कंपनी की चाय है। ठीक है, इन सारों के ऊपर अगर डिपेंड कर जाए, दो से ज़्यादा हो, तो हम बोल देते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। ठीक है, अगर मोर देन टू वेरिएबल्स हों आपके पास अंडर स्टडी, देन इट इज कॉल्ड मल्टीपल कोरिलेशन। फिर वो कह रहा है आपसे कि पार्शियल कोरिलेशन क्या चीज़ है। पार्शियल, बेटा पार्शियल को अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव से समझोगे तो जल्दी समझ आएगा। देखो पार्शियल में क्या होता है, आपके पास दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे। ठीक है, पर एट अ टाइम उनमें से आप किन्हीं दो को ही स्टडी करते हैं और बाकी सबको कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, जैसे पार्शियल डेरिवेटिव निकालना होता है तो क्या करते हो कि कोई दो वेरिएबल्स, एक डिपेंडेंट को आप इंडिपेंडेंट के साथ डिफरेंशिएट करते हो, कीपिंग अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट। तो मान लीजिए मैं ये सारे फैक्टर मैं अपने कंसीडर कर लूँ, एक सेकेंड बच्चों। ठीक है, मान लीजिए मैं ये सारे फैक्टर्स कंसीडर कर लूँ अपने पास, और इसके अंदर एट अ टाइम मैं सेल्स ऑफ टी को एडवर्टीजमेंट के साथ देख लूँ। ठीक है, क्वालिटी, प्राइस और कंपनी को मैं फिक्स कर लूँ, कांस्टेंट कर दूँ कि ये अगर कांस्टेंट है तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सेल्स ऑफ टी ऑन एडवर्टीजमेंट ऑन सेल्स ऑफ टी, देन इट इज कॉल्ड पार्शियल कोरिलेशन। ठीक है, सो एट अ टाइम टू वेरिएबल्स आर टू बी केप्ट कांस्टेंट, तो सॉरी टू वेरिएबल्स आर टू बी स्टडीड एंड द रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स आर टू बी केप्ट कांस्टेंट इज कॉल्ड दिस वन पार्शियल कोरिलेशन। ठीक है, तो ये तो बेटा इसकी थ्योरी थी। अब थोड़ा सा और देख लीजिए आप। ठीक है, देखो लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर का क्या मीनिंग है और नॉन लीनियर? नॉन लीनियर का दूसरा नाम होता है बेटा कर्वी लीनियर। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है? देखो, द कोरिलेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ अ यूनिट चेंज इन वन वेरिएबल लीड्स टू अ कॉरेस्पॉन्डिंग कांस्टेंट चेंज इन अनदर वेरिएबल। आपके पास दो वेरिएबल अंडर स्टडी थे, आपने एक, मतलब आप सीधा एग्जाम्पल से समझ लो बेटा। देखो ये दो वेरिएबल्स हैं आपके पास, एक्स और वाई। आप इसमें ना एक्स और वाई की रेशो देखो क्या आ रही है। देखो 10:30, तो यहाँ पे क्या आई रेशो? 1:3। 20:60, 1:3। 30:90, 1:3। ये भी 1:3। देख रहे हो, अगर सेम रेशो के अंदर बढ़ रहे हो एक्स और वाई, बढ़ रहे हो या घट रहे हो, इफ एक्स एंड वाई बियर्स अ कांस्टेंट रेशो, ठीक है, ऑन एन एवरेज, कहीं थोड़ी बहुत 1:3 की जगह पे 1:3.5 हो गई, 1:4 हो गई तो भी चलेगी, किसी एक आधे में हो गई तो। सारों में चेंज होती रहेगी तो नहीं चलेगी। ठीक है, थोड़ी बहुत चेंज हो गई तो चलेगी, बिकॉज सारा काम ऑन एन एवरेज हो रहा है। अगर दो वेरिएबल्स एक पर्टिकुलर कांस्टेंट रेशियो में बढ़ते हैं या कम होते हैं, ठीक है, तो हम बोलेंगे इनके बीच में लीनियर कोरिलेशन। क्लियर? क्या बनेगी इनके बीच में? लीनियर कोरिलेशन बन जाएगी। और अगर दो वेरिएबल्स के बीच में कांस्टेंट रेशियो नहीं है, मान लो आपके जो वेरिएबल्स हैं, ये देखो इधर कोई भी एक एग्जांपल ले लो, मान लो ये 10 है, फिर ये 50 है, फिर 20 के साथ 100 आ जाए, ठीक है, तो 1:5, इसको 200 कर लो, तो अब देखो इसकी रेशो क्या बनी? 30 है, फिर 150 बन जाए। ठीक है, तो इसकी रेशो 1:5 और इसको 250 कर लो, इसकी 3:25 और इसकी रेशो 2:20, 1:10। तो ये कांस्टेंट रेशो बियर नहीं कर रहे। अगर ये कांस्टेंट रेशो नहीं है एक्स और वाई की, तो हमारी कोरिलेशन कौन सी हो जाती है बच्चों? कर्वी लीनियर या नॉन लीनियर।
या तो कर्वी लीनियर बोलोगे या नॉन लीनियर। तो आपने सीधा सीधा जो क्वेश्चन में एक्स वाई गिवन हो उनकी रेशो निकाल के देख लो, अगर सेम रेशो आ रही है तो आपका लीनियर कोरिलेशन है। अगर लीनियर कोरिलेशन में अगर आप ग्राफ बनाओगे ना बेटा, तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाता है, ठीक है। और कर्वी लीनियर होगा ना तो आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं, इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा, कर्व बन जाएगा, ठीक है। तो वो कर्वी लीनियर का एग्जाम्पल होता है। क्लियर है? तो ये सब बेटा कुछ थ्योरी थी, कई बार थ्योरी भी एग्जाम में आ जाती है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या सीखना है बेटा कि मेथड्स ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन। जैसे आपने मेथड्स ऑफ स्टडिंग स्क्यूनेस किया इससे पहले, इतने सारे मेजर सीखे, ऐसे ही हमें कोरिलेशन भी सीखनी है। तो इस चैप्टर में अब ये 3 टॉपिक हमें पढ़ने हैं, स्कैटर डायग्राम मेथड, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और रैंक कोरिलेशन। देखो बेटा, कार्ल पियर्सन और रैंक दोनों पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। स्कैटर डायग्राम का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, इस पे आएगा तो थ्योरी क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बट कार्ल पियर्सन पे और रैंक कोरिलेशन पे डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। कार्ल पियर्सन पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगी अच्छे से, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है, ठीक है। अब देखो बेटा, एक बात याद रखना कि कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालेंगे हम पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है, कि कितनी डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। तो आपका जो नोटेशन होगी जो हमें निकालना है, जैसे कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ही मान लो निकालोगे, तो वो स्मॉल आर से डिनोट होगी, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट है ना, मैंने बता रखा है कोफिशिएंट का आंसर हमेशा -1 और 1 के बीच में होता है। तो आपका आंसर जो आएगा ना वो हमेशा -1 और 1 के बीच में आएगा। जैसे स्क्यूनेस का भी -1 और 1 के बीच में आता है, ऐसे कोरिलेशन का भी -1 और 1 के बीच में आएगा आर का आंसर। तो देखो बेटा, अगर आर आ जाए -1, आर इक्वल टू -1 आ जाए, तो आप समझ लेना माइनस साइन है तो नेगेटिव, और 1 हो गई परफेक्ट। 1 के लिए वर्ड होता है परफेक्ट, तो परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन होगी, ठीक है। 1 के लिए वर्ड है परफेक्ट और नेगेटिव नेगेटिव साइन के लिए, तो हमारी परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगी, ठीक है। परफेक्टली नेगेटिव का क्या मतलब हो गया कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, डाउनवर्ड टेंडेंसी या अपवर्ड टेंडेंसी। देखो, इफ द प्लॉटेड पॉइंट्स आर लाइंग इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इसलिए आया क्योंकि 1 है वैल्यू, एंड शोज एन अपवर्ड टेंडेंसी, तो होगी कोरिलेशन पॉजिटिव, और r इक्वल टू -1 है तो नेगेटिव टेंडेंसी होगी, ठीक है। तो आपका ग्राफ ना ऐसे बनेगा, ये x और ये y ऐसे नीचे की तरफ लाइन आ रही होगी, तो इसको बोलेंगे नेगेटिवली परफेक्ट कोरिलेशन, ठीक है, या परफेक्टली नेगेटिव। और r की वैल्यू अगर +1 आ जाए तो परफेक्टली पॉजिटिव, 1 की वजह से आया परफेक्टली, पॉजिटिव की वजह से आया, पॉजिटिव साइन की वजह से आया पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। इसमें जब ग्राफ बनाओगे ना तो ऐसे बिल्कुल सीधा ग्राफ बनेगा, ठीक है। एक्स और वाई के बीच में ग्राफ बनाओगे ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा, ठीक। तो एक हो गया r इक्वल टू -1 और एक हो गया 1। अब देखो बेटा, अब जरूरी नहीं है -1 और 1 वैल्यू आए, इनके बीच का भी कोई नंबर आ सकता है। तो पहली बात तो ये याद कर लो कि नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव कोरिलेशन है, अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव और नेगेटिव का मीनिंग आपको मैं समझा चुकी हूँ, या तो दोनों बढ़ गए या दोनों कम हो गए तो पॉजिटिव, एक बढ़े एक कम हो तो नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। अब देखो वैल्यू बेटा, अगर आपके प्लॉटेड पॉइंट्स जो हैं, ये लिखा हुआ सेकंड पॉइंट देखो, इफ द प्लॉटेड पॉइंट्स आर लाइंग इन अ नैरो बैंड, नैरो बैंड मतलब पास पास है बहुत, आपने पॉइंट्स को प्लॉट किया और पॉइंट्स ना बहुत पास पास आ गए, ऐसे ऐसे बहुत पास पास पॉइंट्स आ गए। पास पास होने का मतलब होता है हाई डिग्री, तो हाई डिग्री की कोरिलेशन हो गई, ठीक है। हाई डिग्री मतलब क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, क्योंकि ये सारे पॉइंट ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे तो हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो इसको बोलेंगे हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। ये स्कैटर डायग्राम मेथड समझा रही हूँ आपको, ठीक है। और अगर पॉइंट पास पास हो और नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दे तो हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। और अगर पॉइंट्स वाइडली स्कैटर हो, मतलब दूर दूर है, दूर दूर है पर ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसको बोलेंगे लो डिग्री पॉजिटिव। और अगर पॉइंट्स वाइडली स्कैटर्ड हो और नीचे की तरफ जा रहे हो तो उसको बोलेंगे लो डिग्री नेगेटिव, ठीक है। अब इनका ना डायग्राम देखो, स्कैटर डायग्राम, ये देखो, मैंने x और y को प्लॉट किया, यहाँ पे x लिया और यहाँ पे y लिया, और मेरे सारे पॉइंट एक सीधी स्ट्रेट लाइन में ऐसे आ गए, ठीक है, ऐसे ये मेरे प्लॉटेड पॉइंट्स आ गए। तो आप देखो एक ही लाइन में आ गए सीधे और बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपवर्ड टेंडेंसी शो कर रहे हैं ना, अपवर्ड टेंडेंसी शो कर रहे हैं और एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आ रहे हैं, देख रहे हो। तो इसको बोलते हैं, यहाँ पे r+1 वैल्यू रखेगा और ये होगा मेरा परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। ये हो गया मेरा पहला ग्राफ, क्लियर। दूसरा देखो, जो मैंने ऊपर समझाया, मैं ग्राफ ही दे रही हूँ आपको।
मैंने प्लॉट करे पॉइंट, वो सारे एक सीधी स्ट्रेट लाइन में आ गए पर नीचे गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, डाउनवर्ड टेंडेंसी शो कर रहे हैं। ये एक्स है, ये वाई है। देखो डाउनवर्ड टेंडेंसी दे दे और एक ही स्ट्रेट लाइन में हो, ठीक है। तो देखो डाउनवर्ड होने की वजह से वर्ड आ गया नेगेटिव, क्योंकि सीधा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। और यहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। इस तरीके का ग्राफ बन जाए, ठीक है। थर्ड देखो, अगर आपने प्लॉट किया ग्राफ और आपका ग्राफ ऐसे बिल्कुल पास पास आ जाए पॉइंट्स, ऐसे बिल्कुल पास पॉइंट आए और ऊपर की तरफ ही जाते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर अपवर्ड टेंडेंसी है तो वर्ड आया पॉजिटिव, ठीक है। पास है तो वर्ड आएगा हाई डिग्री। तो हाई डिग्री, पास होने की वजह से हाई डिग्री, ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, तो हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। इसको बोलेंगे हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। हाई डिग्री क्यों आया, बिकॉज क्लोज टू ईच अदर है, पॉइंट्स जो है क्लोज टू ईच अदर है। और पॉजिटिव वर्ड क्यों आया, क्योंकि अपवर्ड टेंडेंसी है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट ग्राफ देखो, मैंने पॉइंट्स प्लॉट किए, पॉइंट्स पास आए बहुत और नीचे की तरफ दिखाई दिए आते हुए ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, सारे पॉइंट्स। तो देखो डाउनवर्ड टेंडेंसी है, नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। ये एक्स, सॉरी एक्स एक्सिस पे एक्स कर लो, इधर वाई कर लो, राइट। ये एक्स और ये वाई, ठीक है। डाउनवर्ड टेंडेंसी शो कर रहे हैं और पास है, प्लस क्लोज, तो हमारा डाउनवर्ड की वजह से नेगेटिव, क्लोज की वजह से हाई डिग्री, तो नेगेटिव हाई डिग्री कोरिलेशन, ठीक है। और देखो फिफ्थ पॉइंट, मैंने पॉइंट्स प्लॉट किए, दूर हो गए पॉइंट, बहुत दूर आए हैं पर नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। क्या मतलब हुआ, वाइडली स्कैटर हो प्लस डाउनवर्ड टेंडेंसी, दिख रहा है ये डाउनवर्ड नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं पर दूर है इसलिए लो डिग्री, ठीक है। डाउनवर्ड है इसलिए वर्ड आ गया नेगेटिव, तो लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगी, क्लियर। ऐसे करना है, राइट। तो ग्राफ बना हुआ हो सकता है, आपसे पूछ सकता है ये ग्राफ कौन सी कोरिलेशन शो कर रहा है। अब देखो दूर आए पॉइंट्स, बहुत ऐसे बहुत दूर आए बट ऊपर जाते हुए दिखाई दे गए, ठीक है। तो वाइडली स्कैटर्ड प्लस आपका अपवर्ड टेंडेंसी दिखाई दे जाए, तो वाइडली स्कैटर्ड का मतलब लो डिग्री, अपवर्ड टेंडेंसी का मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। आ रही है बात समझ में, तो लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। लास्ट देखो, मैंने पॉइंट प्लॉट किए और वो कोई रिलेशनशिप ही नहीं फॉलो कर रहे, ऐसे हॉरिजॉन्टल से दिख गए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ना ऊपर जा रहे ना नीचे जा रहे, ठीक है, कोई रैंडमली डिस्प्लेस्ड है, तो इसको बोलेंगे नो कोरिलेशन। कोई कोरिलेशन नहीं है, हमें नहीं समझ आ रहा कि क्या ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा, आर की वैल्यू 0 होगी, कोई रिलेशन नहीं है दोनों के बीच में, समझ आ रही है, ये मीनिंग होता है इसका नो कोरिलेशन, क्लियर। तो ये बेटा इतने 6-7 तरीके के, आपके 7 तरीके के स्कैटर डायग्राम होते हैं, राइट। फिगर ड्रॉ करनी है तो कर लो, 7 तरीके के डायग्राम्स होते हैं ये स्कैटर डायग्राम। तो इस पे जब भी आएगा बेटा या तो थ्योरी क्वेश्चन आता है या शॉर्ट क्वेश्चन आता है, आपके पास डायग्राम बना दिया और आपसे पूछ लिया किस तरीके का है। वैसे मैं आपको बता दूं इसका यूज़ डेटा साइंसेज में होता है, वहाँ पे क्योंकि हमें नहीं पता होता वेरिएबल किस तरीके से कोरिलेटेड है, तो हम स्कैटर डायग्राम बना के देखते हैं, वो जो डायग्राम बन के आता है ना, फिर हम उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कौन सी कोरिलेशन है, इनके बीच में रिलेशन है भी कि नहीं, ठीक है। फिर उस पर आगे डेटा एनालिसिस और ज़्यादा करते हैं, क्लियर। तो वहाँ ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट आ जाइए बच्चों, कोवेरियंस, एक टर्म सीखनी है आपको, कोवेरियंस, ठीक है। सीखने में बेटा वही काम है जैसे पूरी स्टैट्स में आप करते आए हैं, क्या कि आपके पास डायरेक्ट मेथड भी होता है, एक्चुअल मीन मेथड भी होता है, एज्यूम्ड मीन भी होता है, आपको पता है, मैंने हर एक चीज़ की यूटिलिटी आपको सिखा रखी है, ठीक है। देखो एक्चुअल मीन का मतलब होता है एक्स बार, अब क्योंकि एक्स और वाई दो है सीरीज, तो एक्स बार और वाई बार दोनों का इस्तेमाल करना है, ठीक है बेटा। आप क्या करो, आपको क्वेश्चन में एक्स गिवन होगा, क्वेश्चन में वाई गिवन होगा, ठीक है, दो सीरीज गिवन होंगी, आपकी बार क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको, एक्स और वाई है, दोनों की कुछ वैल्यूज गिवन है। पहले आप एक्स बार निकाल लो, वाई बार निकाल लो, ठीक है। कैसे निकलेगा, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो एक्स बार कैसे मिलेगा, सिग्मा एक्स बाय एन से,
वाई बार कैसे मिलेगा, सिग्मा वाई बाय एन से। सबको पता चल गई मीन की बात। अब फिर आप क्या करो, ये देखा करो कि एक्स बार और वाई बार डेसिमल में आ रहे हैं या छोटे छोटे नंबर आ गए, बड़े आराम से आपका काम हो रहा है। अगर आपके फ्रैक्शन में ना आ रहे हो फिर तो एक्चुअल मीन से ही काम कर लो, ठीक है ना। हम तो एज्यूम्ड मीन का इस्तेमाल तब करते हैं जब मीन निकालना मुश्किल हो रहा हो या डेसिमल में आ रहा हो, ठीक है। तो आप एक्चुअल मीन मेथड लगाओ। क्या करना है आपको, एक कॉलम और बनाओगे एक्स माइनस एक्स बार और एक कॉलम बना दोगे वाई माइनस वाई बार का। एक्स माइनस एक्स बार को स्मॉल एक्स से डिनोट कर देंगे और वाई माइनस वाई बार को स्मॉल वाई से डिनोट करेंगे। ये देखो ये लिखा, ठीक है। क्या किया है हमने, क्वेश्चन में एक्स वाई गिवन थे, हमने दोनों का मीन निकाला और फिर हमने दो कॉलम बनाए स्मॉल एक्स स्मॉल वाई का। कैसे बनाया, एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार। फिर इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया, देखो एक्स और वाई को, तो ये क्या आ जाएगा, फिर उसका टोटल लिया। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन। एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि आप एक्स की अलग गिन दोगे वाई की अलग गिन दोगे, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। मान लो जैसे एक दो तीन और एक चार, ठीक है। मतलब किसी भी एक की काउंट कर लो, या तो एक्स की काउंट कर लो या वाई की काउंट कर लो, ठीक है ना, वो एन हो जाएगा। क्लियर हो गई बच्चों। तो कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या बन गया, नोटेशन है सीओबी एक्स वाई। कोवेरियंस का सीओबी दो वेरिएबल के बीच में निकाल रहे हो, एक्स और वाई के बीच में, तो कोवेरियंस एक्स वाई। फिर फॉर्मूला क्या बन गया, सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन। और ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई जब भी लिखूंगी इस पूरे चैप्टर में, उसका मीनिंग होगा एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार, ठीक है बेटा। अब देखो, देखना आप ये देखोगे इस पूरे चैप्टर में ना, कोई भी फॉर्मूला आपका शुरू होता है ना, वो हमेशा एक्स वाई दोनों से शुरू होता है, मतलब इनकी किसी टर्म से शुरू होगा। अगर आपने कोवेरियंस का फॉर्मूला स्मॉल एक्स स्मॉल वाई वाला लिखना है तो सिग्मा एक्स वाई आ गया, ठीक है। अगर डायरेक्ट मेथड लिखना है ना तो पहले लिखो सिग्मा एक्स वाई। डायरेक्ट का मतलब होता है, पहले डायरेक्ट वाला समझ लो बच्चों। डायरेक्ट का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन थी एक्स वाई की, आपने डायरेक्टली यूज कर ली, ये मतलब है, ठीक है। तो हमेशा बेटा याद रखना कि कोरिलेशन के चैप्टर में दो सीरीज आई एक्स वाई, तो हमने दोनों का इस्तेमाल किया। तो पहले निकालेंगे सिग्मा एक्स वाई, फिर इस सिग्मा साइन को ना तोड़ दो, दोनों के साथ अलग अलग कर दो, एक्स के साथ अलग और वाई के साथ अलग, ठीक है। तो मैंने दोनों को तोड़ दिया। अब सबके साथ एक एक एन लगा दो, ये लो, ठीक है। सबके साथ एक एक एन लगा दिया, बीच में माइनस है, ये फॉर्मूला है, ठीक है, कोवेरियंस का। क्लियर है, दोबारा से सुनेंगे सब बच्चे कोवेरियंस का फॉर्मूला कैसे बनाना है, ठीक है। ये देखो एक बार मैं थोड़ा क्लीन कर लूँ इसको, दोबारा समझा देती हूँ आपको। पहले तो मीनिंग याद होना चाहिए, डायरेक्ट मेथड का क्या मीनिंग है और आपका इसका डायरेक्ट का, एज्यूम्ड मीन का और एक्चुअल मीन का क्या फायदा है, मीनिंग है। देखो डायरेक्ट मतलब जो क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन थी एक्स और वाई, उनका डायरेक्टली इस्तेमाल करना। तो पहले क्या करो, सबसे पहले एक्स वाई का कॉलम बना लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसके तकरीबन जितने फॉर्मूले होंगे ना, हमेशा सिग्मा एक्स वाई की टर्म से शुरू होते हैं। तो आपने लिखा सिग्मा एक्स वाई, फिर याद रखना कि इन दोनों को तोड़ना है, सिग्मा साइन को अलग अलग ले लो एक्स और वाई के साथ, ठीक है। फिर सबके नीचे एन एन लगा दो, हर टर्म के नीचे, हर सिग्मा के नीचे एन, फिर माइनस बीच में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया मेरा डायरेक्ट, ये वाला डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब देखो एज्यूम्ड मीन मेथड कैसे बनाएंगे इससे, देखो जरा ध्यान से। एज्यूम्ड मीन मेथड बनाना हो ना तो क्या करो, इस कैपिटल एक्स की जगह पे तो लिख दो डी एक्स और कैपिटल वाई की जगह लिख दो डी वाई। देखो क्या बन गया, सिग्मा डी एक्स डी वाई लिखा, फिर इस सिग्मा को तोड़ दिया दो के साथ, तो सिग्मा डी एक्स डी वाई, सबके नीचे एन, जितने सिग्मा है उतने एन, माइनस ये आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया एज्यूम्ड मीन मेथड वाला। क्लियर, जिसको एक फॉर्मूला याद हो गया डायरेक्ट का, वो दूसरा वाला एज्यूम्ड मीन अपने आप बना सकता है। कैसे, एक्स की जगह डी एक्स और वाई की जगह डी वाई लिख दो, फॉर्मूला आ जाएगा ऊपर वाला, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले आपको लर्न करा दिए। और डी एक्स डी वाई है क्या, डी का फॉर्मूला होता था एक्स माइनस ए। अगर ये फॉर्मूला आप एक्स वाली सीरीज पे लगाओगे तो डी एक्स लिख देते हैं हम, क्योंकि अब वाई वाली सीरीज भी गिवन है ना, तो बेटा वाई के अंदर से उसका एज्यूम्ड मीन माइनस कर दोगे तो दूसरा आ जाएगा डी वाई, ठीक है। तो जो काम एक्स के साथ करेंगे इस चैप्टर में वो वाई के साथ भी करना है, तो इसलिए डी एक्स और डी वाई अलग अलग लिख दिया। अभी तक तो इससे पहले जितनी स्टैट्स पढ़ी सब जगह पे डी इक्वल टू एक्स माइनस ए था, क्योंकि सीरीज ही एक थी। अब दो दो सीरीज आ रही हैं तो दो बना दिया हमने डी एक्स डी वाई, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से कोवेरियंस आप इन तीन तरीके से निकाल सकते हैं, तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक। अब फॉर्मूला का प्रिंट वो लेना है तो ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, ले लिया। चलो अब आ जाओ इस पे एक क्वेश्चन देख लो। जनरली क्वेश्चन कार्ल पियर्सन पे और रैंक पे आता है, कोवेरियंस पे नहीं आता, बट पता जरूर होनी चाहिए, कोवेरियंस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। देखो, डिटरमाइन द कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इस तरीके के क्वेश्चन होंगे बेटा, आप देखो फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन,
एक्स और वाई दो सीरीज अलग अलग गिवन है, इसको ये मत सोच लेना एक एक्स है दूसरा एफ है, क्योंकि कोरिलेशन या कोवेरियंस हमेशा दो सीरीज के बीच में निकलता है, तो अब की बारी दो इंडिविजुअल सीरीज आपको गिवन होगी, ठीक है। मुझे इसके बीच में कोवेरियंस निकालना है, तो पहले मैंने अपनी टेबल बनाई, उसमें डेटा उतार लिया, क्वेश्चन में जो गिवन था मैंने दोनों निकाल लिए, ठीक है। अब मेरी मर्जी, मैं कोई सा भी फॉर्मूला यूज करूं, सबसे अच्छा तो यही होता है, पहले एक्स का मीन निकाल के देख लो, वाई का मीन निकाल लो, डेसिमल में नहीं आ रहे तो एक्चुअल मीन से कर लो। और अगर किसी बच्चे को लगता है इतनी मेहनत मैं क्यों करूं, तो मैं तो बच्चों को कहती हूँ हमेशा एज्यूम्ड मीन मेथड ही याद कर लो, वो हर एक क्वेश्चन में एप्लीकेबल होता है, चाहे आपका मीन पॉइंट में आ रहा है या नहीं आ रहा, एज्यूम्ड मीन मेथड इज ऑलवेज एप्लीकेबल, ठीक है। तो मेरा ये फॉर्मूला है बच्चों कोवेरियंस का, मैंने सिखाया है आपको सिग्मा के साथ जो कुछ भी लिखा है उसका कॉलम क्रिएट होता है। तो देखो सिग्मा के साथ क्या लिखा है, जहां मेरी पेंसिल है डी एक्स डी वाई, तो एक कॉलम डी एक्स डी वाई का बनेगा। सिग्मा के साथ क्या लिखा है इस ब्रैकेट में डी एक्स, तो एक कॉलम डी एक्स का बनेगा। सिग्मा के साथ क्या लिखा है डी वाई, तो एक कॉलम डी वाई का बनेगा, ठीक है। तो हमने पहला कॉलम बनाया डी एक्स का, दूसरा कॉलम बना लिया डी वाई का, तीसरा कॉलम बना लिया डी एक्स डी वाई का। अब डी का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों, एक्स माइनस ए, इसे एक्स की सीरीज पे लगा रहे हो तो सब्सक्रिप्ट लगा दिया ए एक्स, ठीक है। तो अब एज्यूम्ड मीन कहाँ से सिलेक्ट करते हैं, मैंने सिखाया हुआ है जिसमें से माइनस करना उसी में से ले लिया करो। तो एक्स की सीरीज आ जाओ, एक्स की सीरीज में से कोई भी वैल्यू बीच की उठा लो, वो एज्यूम्ड मीन बन जाएगा एक्स सीरीज का। तो मैंने बीच की वैल्यू ले ली, सपोज कर लो 69, ठीक है। अब क्या करोगे, एक्स की हर सीरीज पूरे वैल्यूज में से 69 माइनस करो, देखो 66 माइनस 69, तो ये आ गया -3, फिर ये आ गया -2, 68, ठीक है, 1 2 और 3, ठीक है। इसका टोटल कर लो, इसका टोटल आ गया 0, ठीक है। ऐसे वाई सीरीज ले लो, वाई के अंदर से कोई भी एक एज्यूम्ड मीन जो आपका मन करे वो सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो मैंने देखा 70 बल्कि 2 बार आ रहा है, तो अच्छा है 70 ले लें ताकि 0 आ जाए ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैंने 70 ले लिया। अब 68 माइनस 70 कर लो, ठीक है, वाई की सीरीज में से माइनस कर दो बेटा 70, ठीक। अब ये तो कॉलम सबको आ गए होंगे बनाने, वाई माइनस 70 का मतलब वाई वाली सीरीज में से कोई भी नंबर लिया एज्यूम्ड मीन और फिर पूरी सीरीज में से माइनस कर दिया। अब मुझे कॉलम बनाना है बच्चों डी एक्स डी वाई का, तो दोनों कॉलम आपस में मल्टीप्लाई करो, देखो 3 और 2, 2 5 10, 0 0 -1 0 -3। अब इसका टोटल कर लो, 10 + 6 16 -1 15 -3 12, ठीक है, ये टोटल आ गया। फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो, देखो मेरा फॉर्मूला क्या है, समेशन डी एक्स डी वाई, जो क्या आ रहा है 12, तो मैंने लिख दिया 12, देखो इसकी जगह लिखा 12 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, देखो बेटा कैसे काउंट करनी है, ये एक्स की कर लो या वाई की, किसी की भी काउंट कर लो, क्योंकि एन होता है नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो एक्स के अंदर 7 है तो वाई में भी 7 होंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि एक्स में 7 है और वाई में 8 है, तो उसको बोलते हैं डेटा इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो 12/7 माइनस सिग्मा डी एक्स कितना आया 0, ठीक है, तो 0/7, सिग्मा डी वाई कितना आया -9, तो -9/7, ठीक है। तो ये तो बेटा 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा खत्म, तो हमारा आंसर कितना बच गया 12/7, 12/7 को कैलकुलेटर में डिवाइड कर लेना, मेरा आंसर आ गया 1.7। बेटा ये कोवेरियंस निकला है, ये कोरिलेशन कोफिशिएंट नहीं निकला। अगर ये कोरिलेशन कोफिशिएंट होता तो आपका आंसर -1 और 1 के बीच में लाई करता, इससे बाहर नहीं आ सकता था, कोवेरियंस का आंसर आ सकता है, ठीक है। अभी आप कोरिलेशन कोफिशिएंट करोगे तब आपको पता चलेगा कोवेरियंस जो है ना न्यूमरेटर होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट का। तो अभी एक टर्म इंट्रोड्यूस किया आपको बस कोवेरियंस की, ठीक है बच्चों। तो इसलिए ये मत सोचना कि मैडम ने बोला था -1 और 1 के बीच में आएगा, ये तो 1 से बाहर आ गया, ये कोफिशिएंट नहीं है, ये कोरिलेशन है, और सॉरी कोवेरियंस है खाली, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कोवेरियंस का बना सकते हो, कर सकते हो, कुछ भी नहीं है, सीधा आप एज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर लो या डायरेक्ट में भी कर सकते थे। अब खुद सोचो अगर डायरेक्ट करती तो मेरे को एक्स वाई मल्टीप्लाई करने पड़ते, तो 66 × 68, 67 × 65, तो पहले तो बड़े बड़े नंबर मल्टीप्लाई करने पड़ते, फिर उनका टोटल लेना पड़ता, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यूज नहीं किया। डायरेक्ट मेथड तब यूज करो जब छोटी छोटी वैल्यूज गिवन है, ठीक है। किसी बच्चे को डिसाइड करना ना आए कि कौन सा मेथड यूज करो तो कोई सा भी यूज कर लो, आंसर तो सबसे आएगा। मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको समझ ना आए तो आप हमेशा एज्यूम्ड मीन यूज किया करो, क्योंकि एज्यूम्ड मीन हर एक चीज में एप्लीकेबल है, ठीक है ना। एक्स बार वाई बार मुश्किल हो, मतलब आपके डेसिमल्स में हो, एक्स वाई क्वेश्चन में बड़े बड़े दे रखे हो, कुछ भी दे रखा हो, आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा, डी एक्स डी वाई वाला फॉर्मूला यूज किया करो, हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल है, ठीक है। बिना सोचे समझे लगा दो, हमेशा आंसर करेक्ट आएगा, ठीक। चलिए बच्चों, और कोई सा भी मेथड यूज कर लो, हर उससे सेम आंसर आएगा। ये हो सकता है कि आपने अप्रोक्सीमेशंस करी हो तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाए,
बट बहुत ज़्यादा वेरिएशन कभी नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैं अपना ये वाला लेक्चर तो यहीं ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट उसके अंदर आपको कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना सिखाऊंगी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा बेटा। मैं आपको हर वेराइटी का क्वेश्चन कवर कराऊंगी, सारे लास्ट प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन पेपर्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जिनमें ये टॉपिक होगा उसमें से क्वेश्चंस लेके आपको इंटायर कॉन्सेप्ट कवर करा दूंगी। ठीक है, जितने क्वेश्चंस मैं कराऊँ मैं हर तरीके का एक एक क्वेश्चन बच्चों को करा देती हूँ। उसके बाद आप कोई भी बुक फॉलो कर लो, सारे क्वेश्चंस आपको आते होंगे। ठीक है बेटा, प्रैक्टिस चाहिए, बस फॉर्मूला लर्न होना चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है बच्चों, सो मैं लेक्चर यहीं वाइंड अप कर रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे। टिल देन गुड बाय, पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट।